अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था और उसके बाद जब मैंने उसको रिपेयर करवाया तो उसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मगर अभी सब कुछ ठीक है, तो इंशाअल्लाह आगे से रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद ही गमगीन और बहुत ही गौर करने वाली है, क्योंकि 4 मई के दिन के बाद पूरी दुनिया के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। क्योंकि सुल्तान की शहादत के बाद ही अंग्रेज़ों ने पूरे भारत के ख़जाने को लूट कर पूरी दुनिया में ताकतवर बन गए थे। और ना सिर्फ अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को डिवाइड किया, बल्कि खिलाफत उस्मानिया को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये सब कुछ अंग्रेज़ों ने उसी पैसे की ताकत पे किया जो हमारे देश से लूटा गया था। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली आती रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोचता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह मीर सादिक की गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ ब्रीच के अंदर घुसने में कामयाब हुए और किस तरह सैयद गफ्फार हुसैन साहब की शहादत की खबर सुनकर सुल्तान अपने कुछ मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ वाटर गेट की तरफ गए और शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान वाटर गेट की तरफ लड़ाई करते करते पूरी तरह से एक अंग्रेज़ों के कॉलम को रोकने में कामयाब भी हुए थे। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह डेविड बैड अपनी इन्फेंट्री के साथ वहाँ नॉर्थ गेट के पास आ गया था और उसने जब सुल्तान पे हमला किया तो सुल्तान वहाँ पर लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। दोस्तों, जब सुल्तान शहीद हुए तो अंग्रेज़ों को भी कुछ खास करके डेविड बैड को भी ये पता नहीं था कि वाटर गेट के पास जिस मैसूर फ़ौज की टुकड़ी से अंग्रेज़ों के इतने बड़े लेफ़्ट कॉलम को ख़त्म किया जा रहा था उसको लीड हज़रत टीपू सुल्तान कर रहे थे। इस बात का पता डेविड बैड को भी नहीं था। और जब सुल्तान शहीद हुए तो बस अंग्रेज़ आगे बढ़ गए। दोस्तों, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब सुल्तान शहीद हुए थे तब भी वो वाटर गेट बंद ही था, क्योंकि उस वक्त वाटर गेट की जो वो टनल है उसके अंदर कई 100 सिपाही शहीद हुए थे मैसूर फ़ौज के। दोस्तों, अंग्रेज़ों को ब्रीच के अंदर दाखिल करवा कर मीर सादिक ये समझ रहा था कि अंग्रेज़ सुल्तान को पूरी तरह से हटा देंगे। और क्योंकि मीर सादिक को अंग्रेज़ों ने ये वादा किया था कि उसको ही अगला सुल्तान बनाया जाएगा, तो मीर सादिक किले से बाहर निकलना चाहता था। तो इसीलिए वो खुद बेंगलोर गेट की तरफ अपने कुछ लोगों के साथ पहुंचा और वहां मौजूद एक दरोगा को उसने कहा कि सुल्तान के हुक्म से वो बाहर जा रहा है और जाते ही उसका गेट पीछे बंद कर दिया जाए। इतना कहकर जैसे ही वो बेंगलोर गेट का मोट को क्रॉस कर रहा था तो वहीं पर एक दरोगा आए, जिन्होंने ये कहते हुए कि गद्दार, तूने एक सच्चे बादशाह को अंग्रेज़ों के हवाले करके खुद अपनी जान बचाकर भागना चाहता है, मैं तुझे जहन्नुम पहुंचा दूंगा। ये कहकर उन्होंने मीर सादिक और उसके चमचों के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोस्तों, मीर सादिक को जिस दरोगा ने मारा था उनके नाम को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तारीख़ों में अलग अलग नाम दिए हैं। मगर मुझे डाउट है कि शायद ये दरोगा अब्दुल गफ़ूर साहब थे, क्योंकि वो बेंगलोर गेट के पास तैनात थे। और साथ ही मुझे ये भी डाउट है कि वो मलिक जहाँ खान यानी दूंदिया वाघ भी हो सकते हैं जिन्होंने मीर सादिक को मारा था, क्योंकि दूंदिया वाघ को मीर सादिक ने ही गिरफ्तार करके जेल में डाला था और वो जेल बेंगलोर गेट के बिल्कुल नज़दीक है। तो मुझे लगता है कि जब दूंदिया वाघ जेल से निकले होंगे तो हो सकता है कि वो मीर सादिक को बेंगलोर गेट के पास देख लिए, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने मीर सादिक को वहीं पे मार दिया। और फिर वो हज़रत टीपू सुल्तान के बड़े बेटे फ़तेह हैदर के पास जाकर करीगट्टा हिल के पास मिल गए। दोस्तों, जब अंग्रेज़ किले के अंदर दाखिल हुए थे तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हर तरफ लोग किले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और कहा जाता है कि कई 100 लोगों को अंग्रेज़ों ने बेंगलोर गेट के पास कत्ल भी किया था। और जब किले के अंदर रेजिस्टेंस थोड़ा कम हुआ तो अंग्रेज़ों ने मेजर एलन को एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ सुल्तान के पैलेस के पास भेजा।
जब मेजर एलन अपनी फ़ौज के साथ सुल्तान के महल को चारों तरफ से घेर लिया तो उसने यह अनाउंस किया कि सुल्तान के महल में जो कोई भी है वो फ़ौरन सरेंडर करे, वरना किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को सुनने के बाद महल के कमांडेंट अपने कुछ 2-3 लोगों के साथ बाहर आए और जब मेजर एलन ने उन्हें सरेंडर वाली बात कही तो वो कमांडेंट पहले चुप रहा। फिर दोबारा जब मेजर एलन ने कहा कि वो खुद जाकर सुल्तान से बात करेगा तो इस बात पर उस कमांडेंट ने जवाब दिया कि सुल्तान महल में मौजूद नहीं हैं। मगर इस बात को मेजर एलन नहीं मानते हुए वो एक दीवार को चढ़ के महल के अंदर दाखिल हुआ और जब उसने अंदर सुल्तान के शहजादों से बात की कि अब उनकी पूरी फैमिली ख़तरे में पड़ गई है, तो अगर वो लोग सरेंडर कर दें तो सब लोगों को इज्जत के साथ रिसीव किया जाएगा। सुल्तान के शहजादों ने मेजर एलन से कहा कि उनके वालिद की इजाज़त के बगैर वो सरेंडर नहीं कर सकते हैं। तो मेजर एलन ने उनको कहा कि ब्रिटिश फ़ौज किले के अंदर पूरी तरह से आ चुकी है और ऑलरेडी पूरा किले के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका है, तो अगर वो लोग सरेंडर कर देते हैं तो उनकी और उनकी पूरी फैमिली की जान बच जाएगी। इस बात को सुनने के बाद दोनों शहजादों ने सरेंडर करने को राज़ी हुए और जब दोनों शहजादे महल से बाहर लाए गए तो बाहर डेविड बेयर्ड अपनी बड़ी फ़ौज के साथ आके खड़ा हुआ था। उसने शहजादों को बहुत ही एहतराम के साथ रिसीव किया और फिर उन शहजादों को जनरल हैरिस के पास भेज दिया। फिर इमीडिएटली डेविड बेयर्ड ने यह हुक्म दिया कि पूरे महल को ढूंढा जाए और ख़ास करके सुल्तान के बारे में पता लगाया जाए। काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद भी जब सुल्तान अंदर नहीं मिले तो अंग्रेज़ भी परेशान हो गए, क्योंकि कई तरह की अफवाहें तब तक उड़ने लगी थी कि सुल्तान किले से बाहर चले गए हैं और अपने बड़े बेटे फ़तेह हैदर के साथ अपनी पूरी फ़ौज को लेकर दोबारा हमला करेंगे। और साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हज़रत टीपू सुल्तान जान बचाकर भाग गए हैं। मगर दोस्तों, डेविड बेयर्ड ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि वो खुद भी हज़रत टीपू सुल्तान का कैदी रह चुका था एक दौर में। उसको पता था कि हज़रत टीपू सुल्तान कभी भी भागने या फिर छुपने वालों में से नहीं हैं। मगर सवाल ये था कि आखिर हज़रत टीपू सुल्तान कहाँ हैं। इसी दौरान जब शाम हो गई और जब सूरज ढल रहा था तभी एक आदमी डेविड बेयर्ड के पास आया और उसने आकर ये पक्की जानकारी दी कि हज़रत टीपू सुल्तान वाटर गेट के पास वाली लड़ाई में खुद मौजूद थे और वो वहीं पर ज़ख्मी भी हुए थे। दोस्तों, क्योंकि डेविड बेयर्ड भी ये जानता था कि अंग्रेज़ों की मैसूर फ़ौज के साथ घमासान लड़ाई हुई थी वाटर गेट के पास, तो उसने फ़ौरन अपने साथ एक ग्रुप को लेकर वाटर गेट की तरफ पहुंचा और वहां पर जाकर जब उसने देखा तो वहां पर लाशों के ढेर लग चुके थे। वाटर गेट का जो एक रास्ता है वो एक सुरंग की तरह है जिसके एंट्रेंस और एग्ज़िट दोनों तरफ दरवाजे हैं। एंट्रेंस वाला डोर तो खुला हुआ था मगर अंदर कई लाशों से भरा हुआ था। डेविड बेयर्ड ने अपने सिपाहियों को उन लाशों को हटवाने का हुक्म दिया और जब नॉर्दर्न गेट का नॉर्थ तरफ का दरवाजे को खोला गया तो वहाँ पर भी कई सौ लोगों की लाशें थी, जिसमें कई सौ अंग्रेज़ों की लाशें भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। इस वक्त तक सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था, तो अंग्रेज़ों की तरफ से कुछ मशालों की रोशनी में एक एक बॉडी को वहाँ पर चेक किया जाने लगा। तभी वहाँ अंग्रेज़ों ने किसी की दर्द से कराहने की आवाज़ को सुना। जब उन लाशों को हटाया गया तो वहाँ पर राजा खान पड़ा हुआ था जो बहुत ही ज़ख्मी हालत में था। अंग्रेज़ों ने उससे फ़ौरन पूछा कि सुल्तान कहाँ हैं, तो उसने रोते हुए सुल्तान के जिस्म मुबारक की तरफ इशारा किया। और दोस्तों, जब वहाँ से कुछ लाशों को हटाया गया तो वहाँ पर अंग्रेज़ों को शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान का जिस्म मुबारक मिला। अंग्रेज़ों के कुछ सिपाही जब सुल्तान के जिस्म मुबारक के पास आए तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि सुल्तान की आंखें खुली हुई हैं तो वो लोग डर के मारे पीछे भाग गए। तभी कर्नल वेलेस्ली आगे बढ़ा और उसने सुल्तान का हाथ पकड़ के उनकी नस को चेक किया और उसने कहा कि सुल्तान अब गुजर चुके हैं। सुल्तान के जिस्म पर 4 बड़े ज़ख्म थे। उनको 3 गोलियां लगी थी, 2 सीने के पास और एक सर में, जो सीधे कान से थोड़ा ऊपर लगी थी और वो सुल्तान के जबड़े तक आकर अटक गई थी। सुल्तान ने उस दिन आम लेनिन का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उनकी कमर पे एक कमरबंद था और एक तलवार की बेल्ट थी जो कंधे से उनकी कमर तक आती थी, और साथ ही सुल्तान के सीधे बाजू पर एक बाजूबंद तावीज़ या फिर इमाम जामिन बंधा हुआ था और उनके सीधे हाथ में उन्होंने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी। सुल्तान को देखकर वहाँ मौजूद सभी खामोश हो गए कि तभी वहाँ पर डेविड बेयर्ड ने बड़े ही ज़ोर से कहा कि इंडिया इज़ आवर्स टुडे, हिंदुस्तान अब हमारा है। दोस्तों, अब तक सुल्तान के जिस्म मुबारक की मिलने की खबर अंग्रेज़ों के बड़े बड़े जनरल्स को दी जा चुकी थी,
और वो लोग किले के अंदर दाखिल हो रहे थे बेंगलोर गेट की तरफ से शायद। तभी डेविड बेयर्ड ने सुल्तान के जिस्म मुबारक को लेकर एक पालकी में रखा और फिर वो महल की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गया। और आज जो हम लोग पत्थर देखते हैं कि टीपू सुल्तान बॉडी वॉज फाउंड हियर करके, इस जगह पर सुल्तान के जिस्म मुबारक को लाकर रखा गया था और यहाँ पर जनरल हैरिस, आर्थर वेलेस्ली और कई बड़े जनरल्स सुल्तान के जिस्म मुबारक को देखे और उनकी शनाख्त किए थे। दोस्तों, डेविड बेयर्ड और अंग्रेज़ क्या करना चाहते थे सुल्तान के जिस्म मुबारक के साथ, ये कहना मुश्किल है। मगर यहाँ से जनरल हैरिस ने सुल्तान के जिस्म मुबारक को महल को ले जाने के लिए हुक्म दे दिया और फिर सुल्तान के जिस्म मुबारक को रात भर के लिए उनके पैलेस के ही अंदर मौजूद एक लाइब्रेरी के अंदर रख दिया गया। और जैसे ही ये खबर फैली कि सुल्तान शहीद हो गए हैं, एक मातम सा छा गया पूरे श्रीरंगपट्टनम में। हर बूढ़ा बच्चा सब रो रहे थे और साथ ही अंग्रेज़ सिपाहियों ने वो कहर उतारा श्रीरंगपट्टनम की आवाम पे कि उनको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि हर घर को उस रात को लूटा गया था, हर औरत की इज्जत से खेला गया था। कई औरतों ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने कई घरों को आग लगा दी। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने मीर सादिक के घर को भी नहीं बख्शा। जब उसके घर के औरतों ने ये कहा कि वो मीर सादिक का घर है और वो लोग मीर सादिक के घर वाले हैं जो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम है, तब भी अंग्रेज़ी सिपाहियों ने उन लोगों को नहीं छोड़ा और उन सब को लूट कर बहुत ही उन्हें बेइज्जत किया गया। उस रात को हर तरफ अंग्रेज़ी सिपाहियों ने तबाही मचा दी थी। इसीलिए डेविड बेयर्ड और आर्थर वेलेस्ली ने सुल्तान के महल को बचाने के लिए वहाँ एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ खुद बाहर बैठे रहे ताकि कोई भी सिपाही सुल्तान के महल में ना घुस सके। और फिर अगले दिन यानी मई 5 के दिन दोस्तों, जब सुल्तान के जनाजे को लेकर जब लोग श्रीरंगपट्टनम किले से बाहर निकले तो पूरा श्रीरंगपट्टनम में मातम छा गया। खुद अंग्रेज़ों ने कई किताबों में ये लिखा है कि श्रीरंगपट्टनम में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग सुल्तान के जनाजे के पीछे पीछे चल रहे थे। कई लोग रास्ते के किनारे खड़े होकर जनाजे के आगे वो झुके हुए थे। ऐसा कोई नहीं था जो उस मंजर को देखकर रो नहीं रहा था, क्योंकि ये वही टीपू सुल्तान थे जो श्रीरंगपट्टनम में ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। ये वही टीपू सुल्तान थे जिनको खांडे राव ने बचपन में गिरफ्तार करके जेल में डाला था। ये वही टीपू सुल्तान थे जिनको श्रीरंगपट्टनम की कावेरी नदी में रुकैया बानो बचपन में खाना लेकर आई थी। ये वही टीपू सुल्तान हैं जिनकी बहादुरी की चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए थे। ये वही टीपू सुल्तान हैं जिनकी श्रीरंगपट्टनम में ही ताजपोशी हुई थी। और ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने अपने मुल्क को बचाने की खातिर अपने 2 बच्चों को तक गिरवी रख दिए। और आज ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने अपने ईमान का कभी सौदा नहीं किए और अपने कौम, मिल्लत और वतन को बचाने की खातिर लड़ते लड़ते जंग में शहीद हो गए, मगर कभी भी सर नहीं झुकाए। और आज यही वो टीपू सुल्तान हैं जिनका जनाजा जा रहा था तो लोग क्यों ना रोते, क्यों ना तड़पते और क्यों ना सुल्तान के जनाजे के आगे झुकते। दोस्तों, जब सुल्तान को मदफून किया जा रहा था तब पूरे श्रीरंगपट्टनम पे तूफ़ानी बादल छा गए और जब सुल्तान को कब्र मुबारक पे मिट्टी डाली जा रही थी तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 21 तोपों की सुल्तान को सलामी पेश की। मगर अंग्रेज़ों की इन तोपों की आवाज़ आसमान में हो रही बिजलियों की गरज के सामने दब गई। अंग्रेज़ों ने अपनी डायरीज में लिखा है कि उस दोपहर में ऐसी आंधी और बिजलियाँ गरज रही थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आसमान वाले खुद हज़रत टीपू सुल्तान को सलामी दे रहे हैं। और जब सुल्तान को मदफून करके लोग लौट रहे थे कि तभी एक ऐसा तूफ़ान आया और पूरी कावेरी में इतनी भयानक बाढ़ आई कि कई अंग्रेज़ी ऑफिसर्स इस तूफ़ान में मारे गए। इसी दौरान कुछ दिनों के बाद सुल्तान के बड़े बेटे फ़तेह हैदर अंग्रेज़ों और पूर्णिया की बातों में आकर सरेंडर कर दिए। मगर अंग्रेज़ों ने फ़तेह हैदर को भी धोखा दिया और पूरी सुल्तान की फैमिली को गिरफ्तार करके वेल्लोर भेज दिए। और इस तरह सल्तनत खुदादाद, जो इंसाफ, तरक्की और ताकत की एक मिसाल था दुनिया में, ऐसी हुकूमत को कुछ अपने ही गद्दारों ने अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया और सल्तनत खुदादाद यहाँ पर ख़त्म कर दी गई। दोस्तों, सुल्तान को शहीद करने के बाद पूरे इंडिया में ऐसा कोई नहीं था जो अंग्रेज़ों को रोक सकता था। अंग्रेज़ों का अगला शिकार मराठा बने और देखते ही देखते पूरे भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, जिसके बाद न सिर्फ अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को लूटा बल्कि हमारे अंदर धर्मों की एक ऐसी नफ़रत को फैला दिया जो आज भी चली आ रही है।
हमें इस नफ़रत को ख़त्म करना है और आपस में मोहब्बत, अमन और प्यार फैलाना है। और साथ ही हज़रत टीपू सुल्तान की कुर्बानी को हमें याद रखना है और उनकी दास्तान को हमेशा सुनाते रहना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, शायद किसी और जगह पे, शायद किसी एक और वीडियो सीरीज़ के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफिज़।